राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी, हमारे इस चैनल का लाइव शो जो हम प्रतिदिन शाम 7 बजे लेकर प्रस्तुत होते हैं। और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई ओमकार जी चौधरी साहब। प्रणाम नमस्कार। सर। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। सर, आज मैंने आपको एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। अभी जो निशिकांत दुबे जी के बयान पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है और जिस तरीके से नड्डा साहब ने उनके बयान से जो पल्ला झाड़ लिया है, उससे आम जनता, जो मोदी भक्त जिनको कहा जाता है या भाजपा समर्थक, वो लोग बड़े हताश, निराश और कुछ नाराज हैं नड्डा साहब से। परंतु मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है मोदी जी से, और मोदी जी का जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं और चुपचाप उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा है, उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने एजेंडा पे चुपचाप काम करते हैं, बहुत ज्यादा शोर नहीं करते। और हम लोगों को है भाई, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जो है वोकल हैं। तो हमको लगता है कि जैसे योगी जी जो है वो बहुत वोकल होके काम करते हैं, उनका काम लोगों को तुरंत दिखाई दे जाता है। मतलब ही प्लेस फॉर द गैलरी, वो पब्लिक की डिमांड पे चौका छक्का मारते रहते हैं। तो और मोदी जी बड़ा चुपचाप काम करते हैं, उनका जो एजेंडा है उसको वो कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत गंभीर विषय जो थे देश के सामने, जो कि दशकों से पेंडिंग चले आ रहे थे, वो एक एक करके निपटा दिए। और निश्चित रूप से भाई देखिए, आखिर सब कुछ के बाद भी उन्होंने वक्फ का बिल तो वो ले ही आए, कानून बना ही दिया। और इसी तरह अभी और ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको वो धीरे से चुपचाप निपटा देंगे। विरोधी शोर मचाते रहेंगे, हमारे जैसे लोग जो है आलोचना करते रह जाएंगे। आपका क्या कहना है सर इस विषय पे, कि हम लोग कई बार मोदी जी के साथ अन्याय कर देते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बाबा जी याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। प्रणाम। दो विषय हैं जो आपने सामने रखे हैं। एक निशिकांत दुबे की टिप्पणी और उस पर जेपी नड्डा साहब का बयान। उनके बयान से पल्ला झाड़ने वाली बात कि ये उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का नहीं है। तो निशिकांत दुबे अपनी जगह ठीक हैं, जेपी नड्डा अपनी जगह ठीक है। जी। एज ए पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी और एज ए रूलिंग पार्टी जो केंद्र में भी है और इस समय 15 राज्यों में जिसके अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकारें हैं, तो संविधान का सम्मान करना और संविधान के जो भी अंग हैं उनका भी सम्मान करना। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि चाहे निशिकांत दुबे हो, दिनेश शर्मा हो, मनन मिश्रा हो या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हो, शुरुआत धनखड़ साहब ने की थी और धनखड़ साहब ने तो बहुत तीखे शब्दों में की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की भूमिका में आ गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं? और उन्होंने तो ये भी सवाल खड़ा किया था कि जस्टिस वर्मा के यहाँ जो नोटों का पहाड़ मिला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी गठित कर दी और एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, उन नोटों को जब्त किया जाना चाहिए था। बिना एफआईआर के उनको जब्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये सारे सवाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उठाए थे और उन्होंने ये सवाल भी खड़ा कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, अपने स्तर पर वो कोई जांच नहीं करा सकती। वो जांच कराने की बॉडी है ही नहीं, जांच की पावर उसके पास नहीं है। जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं वो पुलिस हो सकती है, वो सीबीआई हो सकती है, वो दूसरी और एजेंसियां हो, एनआईए हो सकती है,
लेकिन ये नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 3 सदस्यीय कमेटी बैठाए और उससे जांच पड़ताल कराए। उसके बाद अगर आप देखें बाबा जी, निशिकांत दुबे का बयान आता है और उसके बाद फिर दिनेश शर्मा और मनन मिश्रा, इन तीनों के एक दिन बयान आते हैं। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित और सत्तारूढ़ पार्टी, जहां डिसिप्लिन को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और जिसके हर सदस्य को पता है कि खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में कितने संयत शब्दों का प्रयोग करना है और हमारी लिमिट कहाँ है, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो इशारा हुआ था। हाँ, ये हो सकता है कि निशिकांत दुबे ने जो एक दो ऐसे बयान भी दिए जिन पर मैं भी सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि सीजेआई जो है वो गृह युद्ध करा देंगे। तो कोई भी संवैधानिक संस्था हो और उसका प्रमुख हो, उसको हम इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं मान सकते, बता सकते कि वो गृह युद्ध करा देगा। हाँ, आप अलग तरीके से उन चीजों को डिस्क्राइब कर सकते थे या कह सकते थे। जैसे मनन मिश्रा ने बहुत संयत शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में तो स्वतः संज्ञान हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और पश्चिम बंगाल में इतनी भयानक हिंसा, सैकड़ों परिवारों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, उनके घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, पिता पुत्र जो मूर्तिकार थे उनकी हत्या कर दी गई, उनका खून बहाया गया, और सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा आंखें खोल करके। तो वही बात मनन मिश्रा ने अलग तरीके से कह दी। कहने का अंदाज दूसरा हो सकता है, लेकिन हम, आप, दर्शक सब जानते हैं कि निशिकांत दुबे की स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी में। जितनी डिबेट होती हैं, खास तौर से महत्वपूर्ण डिबेट होती हैं संसद में, भारतीय जनता पार्टी की सूची में निशिकांत दुबे का नाम जरूर होता है, और बहुत तैयारी के साथ बोलने वाले सांसदों में से हैं। जो नियमावली है पार्लियामेंट की, उसके बारे में उनको ज्ञान है, संविधान के बारे में उनको ज्ञान है, ऐतिहासिक तथ्यों का संदर्भ वो देते हैं और बहुत अथॉरिटी के साथ देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि निशिकांत दुबे जो है वो एवे ही नहीं है। और लास्टली मैं इसमें ये कहूंगा कि ये वो सांसद नहीं है जो 2014 में मोदी की आंधी में पहली बार जीते थे। ये 2009 में जब कांग्रेस का एक तरीके से पलड़ा भारी था, 205 या 6 सांसद आ गए थे चुन करके, तब चुन करके आए थे ये झारखंड से पहली बार। फिर 2014 में, 2019 में, 2024 में 4 बार के सांसद हैं, प्रखर वक्ता हैं, और गांधी परिवार के खिलाफ अनुराग ठाकुर और ये दोनों मुस्के कस करके बोलते हैं और ठीक तरीके से रेलते हैं गांधी परिवार को। जो दूसरा मुद्दा आपने कहा है, इस पर मैं एक बात और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक ही दिन में 3 सांसदों के बयान आने, एक ही जैसे आने, सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के ऊपर सवाल खड़े करने, ये स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ रहा होगा, इंडिकेशन रहा होगा। और उससे पहले उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से रिएक्शन था, वो एक संकेत है, बहुत स्पष्ट संकेत है कि इस मुद्दे पर सरकार के स्तर पर, टॉप लेवल पर कुछ विचार चल रहा है जिसको जमीन पर उतारा ही जाना है। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अतीत में भी हमने देखा है, जब जब जगदीप धनखड़ साहब किसी विषय पर बोले हैं और खुल करके बोले हैं, तब तब उस पर कुछ ना कुछ हो गया है सरकार के स्तर पर। तो ये जो तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ है कि 10 विधेयक तमिलनाडु सरकार ने बिना राज्यपाल और बिना राष्ट्रपति की मोहर के, जो एक राजपत्र जारी होता है बिना उसके
उनको वैलिड मान लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी थी। मुझे लगता है कि पहला बड़ा कदम इस पर उठने वाला है, अध्यादेश के रूप में या किसी भी तरीके से। और दूसरे, जो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया है, कानूनन बाध्य कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने में आपको या तो विधेयकों को यस और नो कहना पड़ेगा, और अगर आप रोक करके बैठे हैं या बैठी हैं तो कारण बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये भी अध्यादेश के जरिए और बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो कानून के जरिए इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को निषेध किया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही होगी। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज करने के अंदाज का प्रश्न है, पूरा देश जानता है साहब ये किस मिट्टी के बने हुए आदमी हैं और किस तरीके से काम करते हैं। 13 साढ़े 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके, अभी 11 साल 9 जून को प्रधानमंत्री बने हुए हो जाएंगे। एक छुट्टी नहीं लेते हैं, 24/7 24/7 काम करने वाले लोग आदमी हैं और देश के लिए सोचते हैं, देश की भलाई के लिए सोचते हैं। मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि 2014 के पहले का एरा याद करिए, देश में क्या स्थितियां परिस्थितियां थी। सिक्योरिटी के लेवल पर कहीं भी बम फूट रहे थे, कहीं भी सीरियल धमाके हो रहे थे, कहीं भी लोगों की जान जा रही थी। आपको पेट्रोल लेना है, लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाओ। गैस सिलेंडर बुक कराना है या लेकर के आना है एजेंसी से, लंबी लाइन में खड़े हो जाओ। टेलीफोन का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, रेलवे टिकट खरीदना है, लाइन में जाके खड़े हो जाओ। इन सारी स्थितियों परिस्थितियों से इस देश को बाहर निकाल लिया। 11वीं अर्थव्यवस्था थी 2014 में, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है और 2027-28 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत होने वाला है। आज भारतीय पासपोर्ट की पूरी दुनिया में धमक है। हर देश जो है वो मोदी जी की तारीफ करता है, उनके नेतृत्व की तारीफ करता है। ऐसे ही थोड़ा करता है। 4 मुस्लिम कंट्रीज उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे चुकी है। कुल मिलाकर के अब तक 22-23 कंट्रीज उनको सम्मानित कर चुकी है अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से। उनका एक जो एक वर्ल्ड ग्लोबल एक लीडर की जो एक वो बनती है सूची, उसमें सर्वोच्च स्थान है उनका। वो नरेंद्र मोदी जिन पर ये आरोप लगाया जाता था कि साहब वो प्रधानमंत्री बन गए तो मुस्लिमों को तो पता नहीं क्या कर देंगे उनका। जितनी योजनाएं हैं जन कल्याण की, उनमें कोई बता दे उठ करके के मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है या ईसाइयों के साथ हो रहा है या बौद्धों के साथ या पारसियों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है। कोई कल्याण योजना बन रही है तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। घरों में सिलेंडर पहुंचा है तो सबके पहुंचा है, रोशनी हुई है तो सबके यहाँ। अगर घर के लिए निर्माण के लिए पैसा आवंटित किया गया है तो सबको किया गया है। जो भी गरीबी की रेखा से नीचे है सबके लिए काम हुए हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, ट्रेन का कायाकल्प, उसमें सभी यात्रा करते हैं, उन सड़कों पर सभी चलते हैं। किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि किसी से कोई दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है उनके टाइम में। और ऐसे नरेंद्र मोदी अगर विरासत जिसको हम बोलते हैं, केदारनाथ से लेकर के बाबा विश्वनाथ, आपका उज्जैन में महाकाल और नीचे सोमनाथ और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, ये सब काम भी अगर हुए हैं, 4 धामों को अगर जोड़ा जा रहा है, तो विरासत के पुनर्स्थापना और पुनर्प्रतिष्ठापना का काम भी वो कर रहे हैं, तो विकास की गंगा भी बहा रहे हैं। देश का पूरी दुनिया में मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। जिन चीजों का आपने जिक्र किया है कि साहब वो 370 हटा चुके, 35 से हटा चुके, इसके अलावा जो जो उन्होंने वादे किए थे भगवान राम का मंदिर बनाने की, वो पूरा हो गया। यूसीसी की चर्चा, समान सिविल नागरिक संहिता, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑलरेडी उत्तराखंड में लागू हो चुका है एक प्रोजेक्ट के रूप में, और अब आप देखिएगा अगला प्रोजेक्ट यही होगा। एनआरसी आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। तो जितने लोगों
का की दुकानदारी बंद हो रही है, जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो एक वो थी, वो सब बंद होती जा रही हैं। और इनके क्रियाकलापों को जिस तरीके से मोदी जी एक्सपोज भी कर रहे हैं, और जो आम गरीब गुरबा है उनकी बेहतरी के लिए काम भी कर रहे हैं। पेट में दर्द तो इसीलिए हो रहा है बाबा जी, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड ने ठीक तरीके से काम किया होता, जितनी लैंड इनके पास है, लैंड बैंक इनके पास है, अगर गरीबों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की ही गरीबों की बेहतरी के लिए कुछ किया होता, तो ये सरकार को कवायद ना करनी पड़ती कि जो अवैध जमीन इनके कब्जे में है, वो चाहे सरकारी है या प्राइवेट है, उनको वापस लेना और गरीब परिवारों के लिए छत देना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, दूसरे समाज कल्याण के कार्य करना, ये सारे काम करने की नीयत से ये हो रहा है। लेकिन जिनकी वोट बैंक की फसल बर्बाद हो रही है, वो तो फिर से वैसे ही गुमराह करेंगे लोगों को, जैसे सीएए पर किया था। आपकी नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह ने पूछा है कि भाई इन 2 सालों में जब से सीएए लागू हुआ है, किसी एक मुसलमान की नागरिकता छीनी हो तो बता दो। मैं तो चुनौती देता हूं राहुल गांधी को और दूसरे तमाम लोगों को। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, यतीम खाने छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, आपके मदरसे छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सब चीजें बरकरार रहेंगी। अवैध जहां भी जमीन आपने हड़पी है, वो आप नहीं रख पाएंगे, ये तय है। तो मोदी जी का काम करने का जो तरीका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम शांत चित्त से, बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए, बिना किसी बहसबाजी में पड़े हुए दिन रात काम करने वाले आदमी हैं, और वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जो बाकी के लोगों को बोलने की जिम्मेदारी दी गई है, वो बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, निशिकांत दुबे बोलेंगे, दिनेश शर्मा को कहा गया वो बोलेंगे, मनन मिश्रा बोलेंगे। तो सबके दायित्व तो फिक्स है। पर एक एक चीज को लेके पूरे देश में बड़ा असंतोष रहता है कि मोदी जी पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर अभी तक कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठा पाए, या क्यों हिचक रहे हैं, या उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसको हम लोग नहीं रीड कर पा रहे हैं। आखिर पश्चिमी बंगाल की समस्या का हल उन्होंने भी कुछ तो सोचा होगा। हम लोग इतना उद्वेलित होते हैं तो वो भी होते होंगे, और ये निश्चित रूप से देखिए वो हमसे। बात, वाह, जी। आपका एक वैलिड सवाल है, और जनता भी जो सवाल उठाती है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिस तरीके से वहाँ समय समय पर मारकाट होती है, जिस तरह लोगों का खून बहाया जाता है, लोगों के घरों पर अटैक किए जाते हैं, आग लगाई जाती है, माताओं बहनों बेटियों की अस्मत पर हाथ डाले जाते हैं, और भीड़ इकट्ठी होकर के आती है, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार की संख्या बल में, और तहस नहस करके चली जाती है। तो लोगों का ये गुस्सा, वो चाहे मोदी जी के प्रति हो, अमित शाह के प्रति हो, या ममता बनर्जी के प्रति हो, वो गुस्सा जायज है कि भाई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। एक तो कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, नंबर 2 जान माल की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, और अगर ये 2 चीजें नहीं हैं तो वो सरकार फेल है। अगर आप अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए गवर्नमेंट आपको काम करने का हक ही नहीं है। ये बेसिक्स हैं जो आपको करके देने हैं। और पश्चिम बंगाल में लगातार ये सब चीजें, स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं। मोदी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है, अमित शाह को भी किया जाता है। मेरा अपना ये आकलन है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से हम देख रहे हैं, एक बार बस उत्तराखंड में जब हरीश रावत से लोगों ने बगावत की थी, वहां पर जरूर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके अलावा अब तक मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी कोई
राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में नहीं लगा है। उनका ये मानना है कि साहब अतीत में बहुत बार इंदिरा गांधी ने, दूसरे प्रधानमंत्रियों ने 356 का दुरुपयोग किया है। तो अगर संविधान में 356 है और एक 355 भी है, तो 356 का आप दुरुपयोग नहीं करना चाहते, उपयोग तो कर सकते हैं। बंगाल तो परफेक्ट केस है राष्ट्रपति शासन का, और एक बार नहीं कई बार परफेक्ट केस बन चुका है। तो ऐसे में जो लोगों का गुस्सा है वो बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। लेकिन आप चलिए 356 नहीं लगाना चाहते, 355 में किसी भी गवर्नमेंट को बॉन्ड कर सकते हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती फिर आप कर सकते हैं, और कुछ दिशा निर्देशों के साथ सरकार को मजबूर कर सकते हैं। तो वो भी नहीं कर रहे हैं आप। तो लोगों की जो निराशा है वो बिल्कुल जायज है। मैं इस पॉइंट पर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक गलत जगह खड़ा हुआ पाता हूं हमेशा। आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मित्र ने एक वीडियो भेजा, पश्चिमी बंगाल का वो वीडियो है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के कुछ जवान, लगभग उनकी संख्या रही होगी 15, और किसी ने अपनी छत से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, और अचानक वहां पे आतताइयों की एक भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होती है, और करीब 5 मिनट के अंदर वहां पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे फिर कन्फ्रंट करने लगते हैं और रैपिड एक्शन वालों पे से हाथापाई शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भाग के अपनी जान बचाते हैं, और सारे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भाग जाते हैं, जबकि उन सारे जवानों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। सर बात वही है ना कि जी देखिए, हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरा तो 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, और मैं विद्यार्थी हूँ राजनीति का भी और कानून का भी और तमाम दूसरी चीज़ों का। और शुरू में जब दैनिक जागरण में हुआ करता था तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की वैसे भी जानकारी है। ये जो अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं, ये जिला प्रशासन के तहत ही काम करते हैं। जी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ये कुछ नहीं कर सकते, जी ये गोली नहीं चला सकते। जब तक मजिस्ट्रेट आदेश ना दे कि आप फायरिंग करिए और मुआव जो है वो बेकाबू हो गया है, तब तक ये नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहे सेना को तैनात कर लो, सेना भी तब फायरिंग करेगी जब उनका कमांडर और मजिस्ट्रेट दोनों साथ खड़े होकर के उनको निर्देशित करेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो क्या करें? हमने तो जम्मू कश्मीर में भी देखा है, सेना के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था। और वहां एक बार याद होगा आपको, एक कैप्टन थे या मेजर थे, जिन्होंने एक आतंकवादी को जीप के आगे बांध दिया था जी कि अब पथराव करो हमारे ऊपर। वो मेजर गोगोई थे, मेजर गोगोई बड़े तो मशहूर हुए उसको थे वो। लेकर के उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। जी उनके कोर्ट मार्शल तक की बात होने लगी थी कि इनका कोर्ट मार्शल कराओ। तो ऐसे होते हैं अधिकारी, जिनको मैं सिर फिरे अधिकारी कहता हूं, पर सबके हाथ बंधे हुए हैं। तो वहां रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, सबके हाथ बंधे हुए हैं। जब ऊपर से आदेश होगा तो फिर इनके ही तेवर आप बदले हुए देख सकते हैं। तो आप निकट भविष्य में, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हेडलाइंस चल रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मोदी जी ने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया और कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, रात को 2 बजे तक मीटिंग। तो आज ही एक खबर चल गई कि पूरी की पूरी नागपुर से पूरी आरएसएस की बड़ी लीडरशिप आके दिल्ली में बैठी हुई है। तो सर ये सिर्फ लफाजी है, कयासबाजी है, या इसमें कुछ तत्व भी आपको दिखाई देता है? क्या अगर दिल्ली में चल क्या रहा है? एक तो आरएसएस के बारे में जिस तरह का ज्ञान बांटा जाता है ना सोशल मीडिया पर, उसको पढ़ करके हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता जी है। आरएसएस का सरकार की फंक्शनिंग से
कोई लेना देना है ही नहीं। आरएसएस के अपने कार्यक्रम होते हैं, उनकी मीटिंग अगर हो रही है, उनके पदाधिकारी अगर दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो अपने कारणों से हो रहे होंगे, उनका अपना कोई एजेंडा होगा। वो सरकार को बताएंगे कि उनको अलग-अलग राज्यों के बारे में क्या करना है। ये होम मिनिस्ट्री तय करती है, उसके पास फीडबैक आती है, उसके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जहाँ-जहाँ उनकी सरकारें हैं, सरकारों से भी रिपोर्ट मिलती है। जहाँ दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहाँ उसका अपना एक फ्रेमवर्क है, अपना एक नेटवर्क होता है और वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है, वो भी बाध्यकारी होती है संवेदनशील मामलों में। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनको तो निर्देश ही होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर होती है। कहीं भी आप ऐसा देख रहे हैं, तो आप तुरंत जो है उसकी सूचना होम मिनिस्ट्री को देंगे और होम मिनिस्ट्री में सारे राज्यों की अपनी-अपनी डेस्क बनी हुई होती हैं। उनको कोई ना कोई बड़ा अधिकारी हेड कर रहा होता है। तो जिनको एक्चुअल में कामकाज की, फंक्शनिंग की जानकारी नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं कि जी आरएसएस के लोग आकर के दिल्ली में बैठ गए हैं और कुछ बड़ा होने वाला। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है सरकार की फंक्शनिंग से। और जिस बड़े की तरफ लोग इशारा करते हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जो घटनाएँ हुई हैं मुर्शिदाबाद में, इसने भारत का पक्ष कमज़ोर किया है बांग्लादेश में भी। अब तक तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उनके धर्म स्थलों पर अटैक किए जा रहे थे, उस पर भारतीय जो विदेश मंत्रालय था, वो बांग्लादेश की आलोचना करता था। अब तो आपके अपने देश में यानी पश्चिम बंगाल में ही ये सब घट रहा है, तो आप किस मुँह से आप बांग्लादेश के कान उमेटेंगे? तो यही नहीं रोक पा रहे हैं आप। यहीं की सरकार को आप जवाबदेह नहीं कर पा रहे हैं, उसके कान नहीं उमेट पा रहे हैं। तो ये सवाल हैं साहब और फिर से मैं वही कहूँगा कि लोगों का जो ये इस चीज़ को लेकर के गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, वो वाजिब है, गैर वाजिब नहीं है। तो ओंकार सर, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आप और बड़ी अच्छी चर्चा रही और आगे आपसे फिर मुलाकात होगी जी, और फिर किसी नए टॉपिक से आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम। जय बहुत-बहुत श्री धन्यवाद।